अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर और हक़ाइक़ के साथ मैं हूँ उमर खताब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि मेरा इक़्तिदार में आने का सबसे बड़ा मकसद पाकिस्तान के अवाम को गुर्बत से निकालने की कोशिश करना है। थर में सेहत कार्ड की तकसीम के हवाले से मुनक़दा जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में ये मेरा पहला जलसा है। उन्होंने कहा कि यहाँ आने की पहली वजह यह है कि थर पार कर पूरे पाकिस्तान सबसे पसमानदा इलाका है और ये सबसे पीछे रह चुका है। यहाँ के 75% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं और गुज़श्ता 3 से 4 साल में हज़ारों बच्चे खुराक और भूख की कमी की वजह से मर गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि इक़्तिदार में आने का सबसे बड़ा मकसद पाकिस्तान के अवाम को गुर्बत से निकालने की कोशिश करना है, क्योंकि थरपारकर में सबसे ज़्यादा गुर्बत है, इसीलिए यहाँ आने का फ़ैसला किया। 18वीं तरमीम पर बात करते हुए उनका कहना था कि इसके बाद तमाम इख्तियार सूबे के पास चले गए हैं, लेकिन ये सेहत कार्ड 1,22,000 घरानों को मिलेगा और हम यहाँ के अवाम को सब सहूलियात पहुँचाएँगे। उन्होंने थरपारकर में 2 मोबाइल अस्पताल का ऐलान करते हुए कहा कि जून जुलाई तक ये अस्पताल यहाँ पहुँच जाएंगे और इसके अलावा 4 एम्बुलेंसेस भी फराहम की जाएंगी। इमरान खान का कहना था कि थर से निकलने वाला कोयला थरपारकर, सिंध और पूरे पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा, लेकिन हमारी कोशिश है कि जो मादनियात जहाँ से निकलेगी वहाँ की आवाम को पहली तरजीह दी जाएगी, उसको फ़ायदा होगा। अपने खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने थरपारकर के लिए फ़ौरी तौर पर 100 RO प्लांट का ऐलान भी किया और कहा कि मज़ीद ज़रूरत पड़ी तो वो भी फराहम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि इस इलाके में हिंदू की बड़ी आबादी है और हमारी हुकूमत हिंदुओं के साथ खड़ी है और उन्हें किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो भी अक़लियत है उनके बराबर के हकूक़ होंगे और हम किसी किस्म की तफरीक नहीं होने देंगे। इमरान खान का कहना था कि नफ़रत की सियासत से कराची में तबाही की गई। अगर आज वहाँ नफ़रत की सियासत नहीं होती तो वो आज दुबई का मुकाबला कर रहा होता। वहाँ एक आदमी ने अपने इक़्तिदार के लिए नफ़रत फैलाई और तशद्दुद किया। अपने खिताब में उनका कहना था कि बदकिस्मती से नरेंद्र मोदी की भी यही सियासत है कि नफ़रत फैलाओ। जब एक लीडर नफ़रत पैदा करता है तो कारकुनान भी वही करते हैं। ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, ये हैवानों का निज़ाम है। उन्होंने कहा कि मुसलमान सब इंसानों को इकट्ठा करते हैं, नफ़रतें नहीं फैलाते। हम वो नहीं करते जो भारत कर रहा है, क्योंकि हम अमन चाहते हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का जिक्र करते हुए इमरान खान का कहना था कि जब वज़ीर-ए-आज़म बना नरेंद्र मोदी से कहा कि बरसगीर में गुर्बत के ख़ात्मे की कोशिश करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जलसे से खिताब में मज़ीद कहा कि हमारा हीरो बहादुर शाह ज़फ़र नहीं बल्कि टीपू सुल्तान है, क्योंकि हम ग़ुलामी में नहीं आज़ादी में रहना चाहते हैं। कोई ये समझता है कि हमें ग़ुलाम बना लेगा तो मैं वाज़े कर दूँ कि हम आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कोई ये समझे कि इंतखाबात के लिए पाकिस्तानियों का कत्ल करेंगे तो ऐसी गलत फहमी में ना रहें, क्योंकि पाकिस्तान उसका जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार रहेगा। सिंध के अवाम को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि हमें इंतखाबात में यहाँ मुहिम चलाने का मौका नहीं मिला। कराची में हमने मुहिम चलाई और वहाँ इनकलाबी तब्दीली आई, लेकिन अब हम अंदरून सिंध के हर ज़िला में जाएंगे। उन्होंने कहा कि 10 वर्षों में सिंध में 5,300 अरब रुपए खर्च हुए, जबकि तरक्याती बजट 1500 अरब था। ये रकम कहाँ गई, ये यहाँ के अवाम जानते हैं। यहाँ के लीडर को मालूम ही नहीं कि जदोजहद क्या होती है। भारत के हवाले से अगर बात करें तो भारत का एक और लड़ाका तैयारा तबाह हुआ है। गुज़श्ता चंद दिनों में भारतीय मुसल्लह अफ़वाज की तैयारों में ये 5वां और जबकि मजमूई तौर पर 6ठा नुकसान है। भारतीय ज़राए इब्लाग की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के ज़िला बगानमर में शोबा सर की धानी इलाके में मिग 21 तैयारा तबाह हुआ, जबकि पायलट तैयारे के गिरने से कबल बाहर निकल गया। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि मिग 21 मामूल की परवाज़ पर था। इस पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया है इस्सार राना साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इक़्तिदार में आने का मकसद बताया है। वो कहते हैं कि मेरा इक़्तिदार में आने का मकसद ही गुर्बत को निकालना था। आप कितना इत्तफ़ाक़ करते हैं इस बयान से? नहीं, बिल्कुल मैं उनकी बात से 100% मुत्तफ़िक़ हूँ और मुझे यकीन है कि जो जिस तरह काम कर रहे हैं, जो पॉलिसियाँ हैं, गुर्बत नहीं रहेगी पाकिस्तान में, क्योंकि गरीब रहेगा तो गुर्बत रहेगी। और जिस तरह वो लगे हुए हैं, तनख्वाहें लोगों की कम हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई, बिजली की कीमतें बढ़ गई, गैस की कीमतें बढ़ गई, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, तो मुझे यकीन है कि ये थोड़े दिनों में गरीब खत्म हो जाएगा
वो जिंदा ही नहीं रहेगा। यहाँ पे अमीर रहेंगे, ताकतवर रहेंगे, वडेरे रहेंगे और बालादस्त तबका रहेगा और वो मौजे करेंगे। और पाकिस्तान में जाहिर है जब ये गरीब अवाम मर जाएंगे तो फिर थोड़े लोग रह जाएंगे, वो पहले इन वसाइल को लूट रहे हैं, फिर वो जरा आसानी से लूट लेंगे और ज्यादा बेहतरीन अंदाज में अपनी जिंदगी गुजार सकेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि मौजूदा हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो जिस तरह उन्होंने दावे किए थे उस तरह पूरा उतर रहे हैं उस पर? देखिए, कल भी इमरान खान साहब ने जो ताजिरों से गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने कहा कि मैं वादा करता हूँ कि मैं ऐसा करूंगा। भाई अब वादे नहीं करने, अब तो अपने डिलीवर करना है। ठीक है। अब वादे कहाँ करने हैं? अब आप कौन सा कोई कंटेनर पे खड़े में जहाँ पे खड़े होकर वादे करेंगे? आप यू आर प्राइम मिनिस्टर नाउ, आपको यू हैव टू डिलीवर, आपको अब डिलीवर करना है। और डिलीवरी का आलम यह कि असद उमर जैसे नाअहल आदमी को इन्होंने वजीर खजाना बना दिया जिसे अली बे का नहीं पता इकोनॉमिक्स की, और उसको ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी 3 पहियों की साइकिल चलाने वाले बच्चे को आप मर्सिडीज में बिठा दें, उसे कहें तू चला। असद उमर को तो आप 3 पहियों वाली साइकिल दे दें, वो चला लेगा। ये इकोनॉमिक्स है, ये इकोनॉमी इतना बड़ा, पूरी दुनिया के अंदर एक ही तो मसला है और क्या है? मजहबों में क्या सा मसला है? रोटी, उसके अलावा कौन सा मसला है? मतलब तो ये वजारत ही जो है वजीर खजाना है। हाँ, और उससे ही सारा कारोबार है, जिंदगी चलता है भाई। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को अब कुछ आगे बढ़ के गरीबों के लिए करना पड़ेगा। खाली बातों से घर में रोटियां नहीं पकेंगी, बातों से चूल्हे नहीं जलेंगे और ना ही बातों से भूखे बच्चों को सुकून मिलेगा। सर, जिस तरह मौजूदा हुकूमत का जो मैंडेट था कि हमने करप्शन के खिलाफ एहतसाब करना, जाली अकाउंट्स केस का केस जो है वो चल रहा है। पहली गिरफ्तारी आज नैब ने की है, सेक्रेटरी जो कराची पोर्ट ट्रस्ट के हैं आफ्ताब मेमन, उनको उन्होंने करप्शन के इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार किया है। तकरीबन कोई 80 करोड़ रुपए खुर्द-बुर्द करने का इल्ज़ाम है उन पर। तो आप क्या समझ रहे हैं, आसिफ जरदारी साहब का क्या बनेगा? बात यह है कि ये इसी तरह के छोटी छोटी मछलियों को पकड़ सकते हैं, बड़ी मछलियों के आगे तो ये लेट जाते हैं। अब वो देखे ना, नवाज शरीफ के लिए बन रहा है ना बोर्ड। जी। तो और क्या कहते हैं, उनके लिए जनाब अली आज फिर बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। कल इमरान खान ने कहा जी हम बेहतरीन फैसिलिटीज देंगे। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अब बाहर हैं। ये बड़ी मछलियां जो है ना उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जरदारी बाहर है, ये छोटी छोटी मछलियां पकड़ के लोगों को समझते हैं बेवकूफ बना देंगे कि हमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया जी और हमने जनाब अली देखें ये कर रहे हैं। हिम्मत है तो करें ना, पकड़े बड़ी मछलियों को। जरदारी बाहर फिर रहा है, शहबाज शरीफ धन 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 नाते फिरते हैं। नवाज शरीफ साहब की अब बाहर निकलने के सारी प्लानिंग मुकम्मल हो चुकी है। ये ताकतवरों का मुल्क है, ताकतवरों पे कोई हाथ नहीं डाल सकता जी। और जो गरीब है, कमजोर है, उसी के ऊपर 80 करोड़ रुपए के मुलजिम को पकड़ लेंगे और 80 अरब रुपए के मुलजिम को नहीं पकड़ेंगे। उसको दही बल्ले भी देंगे और सीख कबाब भी खिलाएंगे और जनाब उसको उसकी मर्जी का कमरा भी देंगे और उसको LCD भी लगवा के देंगे। चलें, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। सीनियर जर्नलिस्ट तजियाकार इसार राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के हवाले से उन्होंने बात की कि ये 80 करोड़ रुपए के इल्ज़ामात के तहत उन्होंने गिरफ्तारी की है, लेकिन जो जिन लोगों ने अरबों रुपए लूटे हैं उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन लेना चाहिए। हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। उधर भारतीय जो तैयारा है उसके हवाले से हम बात कर रहे थे, तो उधर भारतीय वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान का कहना था कि इब्तदाई तहकीकात में ऐसा लगता है कि तैयारा परिंदे के टकराने से ख़राब हुआ, ताहम इस वाक़े की मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। इससे कबल हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान 27 फरवरी को पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले 2 भारतीय तैयारों को पाक फ़िज़ाइया ने मार गिराया था, जबकि इस दौरान एक भारतीय पायलट अभिनंदन को भी हिरासत में ले लिया था, जिससे उसके बाद पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तहत भारतीय पायलट को रिहा कर दिया था और उन्हें बड़ी इज्जत से वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुकाम के हवाले किया गया था। 27 फरवरी को ही भारत के ज़ेरे तसल्लुत कश्मीर के ज़िला बडगाम में भारतीय फ़िज़ाइया का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया था, जिसके नतीजे में फ़ौजियों समेत कम अज़ कम 5 अफराद हलाक हुए थे। इससे पहले 19 फरवरी की अगर बात करें तो भारत में फ़िज़ाई करतब के लिए होने वाले इस शो के आगाज़ से कबल ही भारतीय फ़िज़ाइया के जो टीम के 2 जेट तैयारे आपस में टकरा कर तबाह हो गए थे।
जाली अकाउंट्स केस के हवाले से बात करें तो नैब की पहली गिरफ्तारी जाली अकाउंट्स केस में कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब की जानिब से पहली गिरफ्तारी की गई है और कराची पोर्ट ट्रस्ट के सेक्रेटरी आफ्ताब मेमन को करप्शन के इल्जामात के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। जाली बैंक अकाउंट स्कैंडल में नैब रावलपिंडी ने पहली गिरफ्तारी करते हुए करप्शन के इल्जाम में कराची पोर्ट ट्रस्ट के सेक्रेटरी आफ्ताब मेमन को गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर 80 करोड़ रुपए खुर्द बुर्द करने के इल्जामात हैं। आफ्ताब मेमन को रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया और उन्हें वहां मौजूद नैब के दफ्तर मुंतकिल कर दिया गया है। उन्हें आज या कल एहतसाब अदालत में पेश करके राहदारी रिमांड लिया जा सकता है। नैब ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की रोशनी में 16 रेफरेंसेस दायर किए थे और मजीद 9 रेफरेंसेस दायर किए जाएंगे और मजमूई तौर पर नैब 25 रेफरेंस दायर करेगा। एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस इस्लामाबाद से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ियों की तफसीलात तलब की गई थी, जिन्होंने बताया कि आसिफ अली जरदारी के नाम पर 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां मौजूद हैं और उनकी रजिस्ट्रेशन उस वक्त की गई थी जब वो सदर पाकिस्तान थे। नैब ने एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के हुकाम को हिदायत की है कि वो इन अफराद को तलाश करे जिन्होंने आसिफ अली जरदारी के नाम पर गाड़ियां रजिस्टर कराईं। इस केस के हवाले से अगर आपको बताएं तो ख्याल रहे कि 2015 के जाली अकाउंट्स और फर्जी लेन देन के मुकदमे के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी, उनकी बहन फरियाल तालपुर और उनके कारोबारी शराकत दारों से तहकीकात का सिलसिला शुरू हुआ। यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, सिंध बैंक और सिमेंट बैंक में मौजूद इन 29 बेनामी अकाउंट्स में मौजूद रकम की लागत इब्तदाई तौर पर 35 अरब रुपए बताई गई थी और इस सिलसिले में FIA ने मारूफ बैंकर हुसैन लवाई को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद माह अगस्त में जाली अकाउंट्स केस में ओमनी ग्रुप के चेयरमैन अनवर मजीद और उनके बेटे अब्दुल गनी मजीद को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। 7 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर मुमलिकत और उनकी बहन की जानिब से मुबैना तौर पर जाली अकाउंट्स के जरिए अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग किए जाने के मुकदमे की तहकीकात के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम JIT तश्कील दी थी और इस JIT ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, उनकी बहन फरियाल तालपुर से पूछगछ की थी, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से भी मालूमात हासिल करने का फैसला किया गया था। आसिफ अली जरदारी ने JIT को बताया था कि 2008 से वो किसी कारोबारी सरगर्मी में मुलविस नहीं रहे और सदर मुमलिकत का ओहदा संभालने के बाद उन्होंने खुद को तमाम कारोबार और तिजारती सरगर्मियों से अलग कर लिया था। इसके अलावा 3 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम ने अडाला जेल में हुसैन लवाई और अब्दुल गनी मजीद से 1.5 घंटे से ज़ायद तफ्तीश की थी और इसके बाद इस केस की JIT ने अदालत उज़्मा को रिपोर्ट पेश की थी और जिसमें 172 अफराद का नाम सामने आया था, जिस पर वफाकी हुकूमत ने इन तमाम अफराद के नाम ECL में शामिल कर दिए थे। ताहम 172 अफराद के नाम ECL में शामिल करने पर साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने बरहमी का इज़हार किया था और मामले पर नज़रसानी की हिदायत की, जिसके बाद अदालत ने अपने एक फैसले में बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया था। रवां बरस 21 जनवरी को यह केस नैब रावलपिंडी के सपुर्द कर दिया गया था, जबकि 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जाली अकाउंट्स केस के फैसले के खिलाफ साबिक सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर ने नजरसानी अपील भी दायर कर दी थी। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर खताब को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।